केवल देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी अगर एग्रीकल्चर की बात होगी, कृषि क्षेत्र की बात होगी, तो हमारा विद्यार्थी वहाँ पर बड़ी बढ़िया पोजीशन में होगा, बल्कि उसका लीडर होगा वहाँ पर। जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो हमने लैब में जो काम किया है, उसको लैंड तक कैसे पहुँचाए, तो ये सब चीज़ें हम लगातार उसको ट्रेनिंग से और इसको अवगत करा रहे हैं। तो हमारा उत्पादन का हमारा फोकस होता है कि उसको क्वालिटी और वैरायटी वाली सीड दें, एक ही जैसा ना दें। हमने 27 भैंसें बनाई हैं क्लोन के, और जो 16 लीटर के लगभग दूध दे रही है। अगर दूध बढ़ेगा तो घी भी बढ़ेगा, घी बढ़ेगा तो किसानों के जेब में पैसा आएगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो समृद्ध बनेगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल पूरा हर कृषि विज्ञान केंद्र में है। तो ये हर कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाकर देखेंगे। गवर्नमेंट ड्रैगन फ्रूट पे 80% सब्सिडी दे रही है कि धान गेहूं को हम लोग रिप्लेस करें। देखो, ड्रैगन फ्रूट का हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने शोध उसमें वो कर लिया। एक वैरायटी हम ला रहे हैं, उसको जो रिसर्च करें जो मिठास उसमें हो। मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत आसान लगता है हम लोगों को सुनना कि ये नई वैरायटी आ गई, लेकिन उस वैरायटी को डेवलप करने में 10 साल, 12 साल, 14 साल लग जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वैरायटी के बाद अब जौ में भी क्रांति आने वाली है? बिल्कुल ठीक कहना उनका, क्योंकि जब वैरायटी जो नई वो की है उसमें तो तभी जाके वो विकसित हुई है, और इसकी वजह से जौ में क्रांति आएगी। और मेरा ये मानना है कि अब हमारा फोकस है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका सीड उपलब्ध कराएं। सर, फ्यूचर में आप लोग और किस तरह के प्लान्स या वैरायटी लेके आने वाले हैं, और किस तरह के रिसर्च आपके यहाँ अभी चल रहा है? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय और उसकी अभी तक की जर्नी अपने आप में एक कहानी बयां करती है। मैं बात कर रहा हूँ जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, जिसने देश को हरित क्रांति की, जिसे जननी भी हम लोग कहते हैं, और आज उसके जो मुखिया हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान सर, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि यूनिवर्सिटी किस तरह से काम कर रही है। और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जैसे हम काफ़ी दिनों से इस पूरे क्षेत्र में घूमें, तो फार्मर्स की क्या समस्याएं थी, वो समस्याएं भी सर से हम लोग पूछेंगे। और सर, एक मुखिया के अलावा अगर हम बात करें तो सर एक साइंटिस्ट भी हैं, जो पहले करनाल में रहे, इसके बाद यहाँ पे आए, और उससे भी पहले अगर हम बात करें कि सर जो बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, वहाँ पे भी डायरेक्टर के पद पे रहे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आपने एक बड़ा अच्छा मौका दिया है आपसे बातें करने का। और जैसे आपने कहा है कि मेरा तो वैज्ञानिक ही मेरा क्षेत्र रहा है। मैं करनाल में जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में पहले मैं वैज्ञानिक के तौर में वहाँ रहा, फिर उसके बाद में मैं वहाँ निदेशक भी रहा। डायरेक्टर पद पर मैंने 2.5 साल वहाँ पर काम किया। और आपने कहा कि जैसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पर भी मैं रहा हूँ, 4 साल मैंने वहाँ पर निदेशक का पद जो संभाला। तो इस जो हमारे जो कृषि है, और कृषि से जितने भी हमारे जैसे पशुपालन है, और इसके साथ में हम लगातार जुड़े हैं। और मेरा अनुभव पिछले 37 साल का है इसमें, जो मैं 37 साल से वैज्ञानिक हूँ मैं कृषि क्षेत्र में। सर, अगर हम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, ये जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, और इसे हरित क्रांति की जननी भी कहा जाता है। तो अगर हम अभी की बात करें, जैसे वो चाहे नैक एग्रेडेशन की बात हो, आईसीआर रैंकिंग की बात हो, या फिर जो अभी क्यूआर वर्ड का आया है रैंकिंग, आपके कार्यकाल के बाद से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि चीज़ें जहाँ पे 311 रैंकिंग में थे, 200 के आसपास, 200 प्लस हम लोग पहुँच जा रहे हैं। तो जिस तरह से 100 नंबर की छलांग लगा के यूनिवर्सिटी बढ़ रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है, और इस समय वर्तमान में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? देखिए, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जैसे आपने कहा है कि देश का प्रथम विश्वविद्यालय है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत और भी है कि ये अभी भी प्रथम ही अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। 1960 में विश्वविद्यालय बना था, और तब से लेकर हर एक जैसे जितने कॉलेजेस हैं हमारे विश्वविद्यालय के, सबसे पहला कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बना, फिर उसके बाद में कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस बना, फिर उसके बाद में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बना, कॉलेज ऑफ होम साइंस बना, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस बना, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस से बना।
तो ये जितने भी इस समय जो है विश्वविद्यालय के जितने ये रहे हैं कॉलेज, इनका मुख्य योगदान रहा है विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में। और ख़ास तौर से जो हमारे वैज्ञानिक और जो हमारी फैकल्टी थी यहाँ पर, जो प्रोफेसर लोग थे और जो हमारे विद्यार्थी थे, जो पीएचडी के स्टूडेंट थे, मास्टर डिग्री के स्टूडेंट थे, उन्होंने मिलके विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया है। विश्वविद्यालय में जैसे आप देखते हैं कि यही अकेला विश्वविद्यालय के इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा कोर्सेज हैं, और लगभग इस समय हमारे 11,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। और इसमें जो हमारे मुख्य काम हमारा ये है कि यही विश्वविद्यालय की जिसमें पढ़ाई के साथ साथ हम जो है एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फील्ड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। भाई खेतों में जैसे हमारे जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वो पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ इसका मतलब ये है कि हमने लगभग 50% तो हमारे एजुकेशन है, पढ़ाई है, और 50% हमारा रिसर्च है। और इसीलिए इस विश्वविद्यालय के द्वारा नई नई शोध हुए हैं, आप सभी जानते हैं, उसको मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। पर ये ज़रूर है कि पहले विश्वविद्यालय ने जैसे जो आप ये भी जानते हैं कि जब 1951 में जब हमारी जनगणना हुई थी और उस समय 36 करोड़ और 70 लाख के आसपास हमारे जनसंख्या थी, और उस समय अनाज हमारा पैदा होता था केवल 5 करोड़ टन। अब आप देखें कि उस समय ये हालत थी हमारे कि हमारे मतलब कई बार ये है कि करीब 100 दिन से ऊपर के हमारे पास अनाज नहीं होता था खिलाने के लिए। 1966 और 1972 के बीच में जो हमारे हरित क्रांति जो शुरू हुई है, और जिसमें जैसे हमारा विश्वविद्यालय और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है लुधियाना, इन्होंने मिलके जो एक काम किया, और जिसमें मुख्य भूमिका हमारे विश्वविद्यालय की रही है। वो इसलिए भी रही है कि हमारे पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। हमारे पास उस समय करीब 11,000 एकड़ की ज़मीन थी हमारे पास, और जिसमें ये सारा चीज़ें हमने शुरू किया। अब जब से हरित क्रांति हुई है, आप जानते हैं कि उसके 3 साल बाद हम अनाज में इतने हो गए कि हम अपने लोगों को भरपेट अनाज खिलाने लायक बन गए। ये विश्वविद्यालय की मुख्य भूमिका रही है। उसमें नई नई वैरायटी हमने अनाज की निकाली है, गेहूं में निकाली है, धान में निकाली है, दलहन में निकाली है, सब चीज़ों में निकाली है। और जैसे जैसे करके हम जो है आज ये है कि अनाज में हम जो इस समय 357 मिलियन टन, इसका मतलब है कि करीब जो है 35 करोड़ 70 लाख टन अनाज का उत्पादन इस समय एक्सपेक्टेड है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सरप्लस में अनाज है हमारे पास। तो ये तो रहा है योगदान। इसके साथ साथ हमारा विश्वविद्यालय का जो मुख्य योगदान मैं कहूँगा कि ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन में जी, जो विद्यार्थी यहाँ से जो पैदा हुए हैं, जो विद्यार्थी अलग अलग जगह पर गए हैं, आप पूरे केवल देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी अगर एग्रीकल्चर की बात होगी, कृषि क्षेत्र की बात होगी, तो हमारा विद्यार्थी वहाँ पर बड़ी बढ़िया पोजीशन में होगा, बल्कि उसका लीडर होगा वहाँ पर। तो ये यहाँ के विद्यार्थियों का भी है। और ये इसलिए हमने इस विश्वविद्यालय का योगदान जैसे ह्यूमन रिसोर्स में रहा है। विद्यार्थी इस समय 47,000 हमारे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय ने, इससे ज़्यादा जो यहाँ से हुए हैं, जो पास आउट हुए हैं, और देश में और विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में खासतौर से कार्य कर रहे हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में हम देते हैं लोगों को, आईएएस में देते हैं, पीसीएस में देते हैं, आर्मी में देते हैं, सब चीज़ों में हमारे का विश्वविद्यालय का जैसे योगदान है। और अनाज उत्पादन में, नई नई वैरायटी डेवलप करने में, सब चीज़ में है। आप चाहे वो हम एग्रीकल्चर क्रॉप साइंस की बात करें, हम चाहे हम पशुधन की बात करें, तो विश्वविद्यालय का मुख्य योगदान रहा है, और लगातार मुख्य जो है योगदान इसका रह रहा है। जहाँ तक आपने बात की कि यही विश्वविद्यालय पिछले जो है 3 बार इसको नेशनल अवार्ड, पहले रैंकिंग इसकी आई है नेशनल अवार्ड में, नेशनल अवार्ड 3 बार इसको मिला है। आईसीआर के द्वारा कई अवार्ड इसको मिले हैं हर साल। आईसीआर की रैंक में विश्वविद्यालय तीसरा या चौथे स्थान में रहा है हर समय। वो इसलिए है कि जो 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उनका तो जो वहाँ आईसीआर का है वो है, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा फोकस है, तो वो हमसे थोड़ा आगे है। बाकी क्योंकि हमारा डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे वो किसान कृषि विज्ञान केंद्र की बात हम कर रहे हैं,
चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम नई नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। यही विश्वविद्यालय है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें हम बेसिक इंजीनियरिंग भी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो है ही, बेसिक इंजीनियरिंग भी है जिसमें सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, और वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद हम एआई पर काम कर रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए आपने जैसे कहा कि वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग जो होती है, वर्ल्ड में अमेरिका ने एक बड़ी संस्था है जो कि अपने आंकड़े के हिसाब से, अपने उनके हिसाब से, जो जो विश्वविद्यालय का योगदान के हिसाब से उसको रैंकिंग करता है। उस रैंकिंग में हमारा विश्वविद्यालय जब मैं आया था उस समय 361वां रैंक था। एक उनका रैंक होता है 350 से 400 के बीच के रैंक में हमारा विश्वविद्यालय आता था, जिसमें हमारा 361वां रैंक था। आज वो, मेरे कार्यकाल 3 साल हो गए हैं पूरे, आज वो 209 रैंक में आ गया, 152 पायदान, इतना रैंक जम कर गया विश्वविद्यालय। एक एक रैंक के लिए लड़ाई होती है सर्वेश जी। जी बिल्कुल। आप सभी जानते हैं कि एक रैंक आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। 152 रैंक विश्वविद्यालय आगे बढ़ा है। तो ये तभी हो पाया कि जब हमने सब ने मिल के काम किया, टीम वर्क में काम किया। हमारा शासन हो, प्रशासन हो, हमारे जो हमारे विद्यार्थी हो, हमारे फैकल्टी हो, वैज्ञानिक हो, और हमारे जितने भी कार्य कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, सब ने मिल के काम किया। क्योंकि अकेला से ये नहीं होता काम, में बहुत बड़ा काम होता है। और रैंकिंग में फिर हमारे इसमें क्यों हुआ रैंकिंग, हमारे पब्लिकेशन सबसे ज़्यादा हुई पूरे आईसीआर में। मैं बता दूं आपको, पूरे आईसीआर में, स्कोपस में, आईसीआर के ही द्वारे आंकड़े हैं कि पिछले साल हमारा सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन हमारे विश्वविद्यालय की देन है। हमारे इसके अलावा जितने भी, जैसे जो हमारे कितने भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लगातार हम पूरा, अगर अब केवी को ले, 9 केवी के हमारे पास है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चल रही होगी। तो लगभग हम 365 दिन में लगभग 310 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, यही अकेला विश्वविद्यालय है। आप उसके अलावा जितने भी हमारे, जैसे यहाँ पर हर चीज़ में, जैसे आप जो भी है क्रॉप में तो लेते हैं, धान, गेहूँ, और इसके में क्या क्या पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, कितना यूज़ होना चाहिए उसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा कितना हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसके देते हैं। मशरूम की हमारी ट्रेनिंग है, हनी बी की ट्रेनिंग है, हमें हनी पर हमारा वो होता है। फिशरीज में वो जो है मच्छी, जो है मत्स्य पालन में ट्रेनिंग हम देते हैं। बाकी जैसे छोटे छोटे महिलाओं को जो है, जिनके पास बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं है, उनको रोज़गार कैसे उपलब्ध कराएं, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो हमारे कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। पशुपालन में, दूध उत्पादन में, दूध का कैसे इस्तेमाल हो, कैसे उसमें पनीर बनाएं, कैसे मिठाइयाँ बनाएं, कैसे घी बनाएं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। पशु से हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकें, जैसे पोल्ट्री में हम लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं। तो सभी क्षेत्रों में हमारे ओर से ट्रेनिंग है, जो कि किसान को सीधे, जो हम बात करते हैं आज लैब टू लैंड की बात करते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो हमने लैब में जो काम किया है, उसको लैंड तक कैसे पहुंचाएं, और कैसे कौन कौन से तरीके हैं पहुंचाने के, कैसे उसको एक सरल भाषा में किसानों तक पहुंचे। तो ये सब चीज़ें हम लगातार उसको ट्रेनिंग से और इसको अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी ये सोच भी है कि क्योंकि हमने विकसित भारत बनना है। सर जैसे आप अभी हम लोग बातचीत की नैक एक्रीडेशन की हो या क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की हो, और जिस तरह से यूनिवर्सिटी 152 अंक का छलांग लगाया है और 209 रैंकिंग पे पहुंच गया है, तो इसके लिए आपको और आपकी टीम को पूरी किसान ऑफ इंडिया टीम की तरफ से बधाई। और ये एक बड़ी उपलब्धि है, और जो एग्रीकल्चर की और भी यूनिवर्सिटियां हैं उसके लिए भी ये एक इंस्पायरेशन है कि किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है, चीज़ों को देख के, सीख के और अपने यहाँ करके, और वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग पे और भी यूनिवर्सिटियाँ पहुँच सकती हैं। सर अभी जब हम लोग किसानों की फील्ड पे घूम रहे थे, और जैसे जब हरित क्रांति आई, सोनालिका वैरायटी आई, और उसके बाद जो एक यातायात परिवर्तन हुआ कि जब जो हमारे यहाँ अमेरिका से गेहूँ आता था उसकी जगह में हमारे अन्न के भंडार भर गए, और भी विभिन्न प्रकार की वैरायटी आई। तो जब अभी हम लोग अलग अलग ज़िलों पे उत्तराखंड के घूमे,
तो किसानों का एक सवाल ये था कि उत्तराखंड में जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, पंतनगर में लगभग 7 से 8 हज़ार क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन करता है। ये जो नंबर है सर, क्योंकि अदर जगहों पे हम देखते हैं कि प्रजनक बीज का उत्पादन इतना लार्ज एरिया पे या इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता। तो इसको आप लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से, क्या स्ट्रेटजी होती है कि, क्योंकि फार्मर्स प्रजनक बीज से सर्टिफाइड बीज बनाएगा तो वो भी एक चैलेंज है। देखो, पहले तो ये है कि जैसे आपने कहा कि जब शोध होता है, रिसर्च होती है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप होती है। कोई भी अगर हम नई वैरायटी निकालते हैं तो उसमें पहले अपने फील्ड में हम काम करते हैं, लैब में काम करते हैं, लैब से फील्ड में अपने फील्ड में करते हैं। फिर वो कोई वैरायटी निकाल कर उसको जो है, एक पहले तो हम क्या करते हैं कि प्रजनक बीज जो है, ब्रीडर सीड्स जी। जो हम कहते हैं, उसकी हम जो है पैदावार करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में फिर उसको करके फिर उसके जो फार्मर्स के डूअर पे या कहीं और जगह खेतों में जाके उसको फिर सर्टिफाइड सीड के रूप में हम उसको डेवलप करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भाई मतलब 7,000 8,000 क्विंटल के लगभग हमारा जो बीज हो रहा है हर साल। और ये ज़रूर है कि उसमें क्या होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारी एक सोच होती है कि पहला, क्योंकि हमें उसको जो पैदावार बढ़ाने के लिए हम सीड का उत्पादन हमने कर दिया, और हमने कह दिया कि इसमें साहब ये 10 क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है या 12 क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, वो चीज़ें होती हैं। मैं आपसे इससे सहमत हूँ कि किसान कई बार ये सोचता है कि जैसे अगर 20 क्विंटल हो रहा है या 50 क्विंटल हो रहा है एक उसमें, तो एकदम से वो 70 क्विंटल हो जाए। जी। बढ़ोतरी में देखो 50 से 55 या 60 के आसपास हम मैक्सिमम होता है। तो उनका ये शिकायत होती है कि साहब 50-55 तो हम ले लेंगे, आपने ऐसा क्या कर दिया कि उसको ये। तो हम ये कहते हैं कि देखो 50 जो हमने कहा है, हम ये भी देखिएगा, किसानों को हम ये भी बताते हैं कि भाई आप उसमें फर्टिलाइज़र कितना डाल रहे हैं। कई बार किसान सोचता है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल के हम 50-55 है तो 60 हो जाएगा। हो जाता है, पहली बार में हो जाता है, लेकिन किसान अपना खेत का भी नुकसान कर रहा है ज़्यादा वो करने से। आप देखें, जब कोई भी चीज़ है लॉन्ग टर्म में हमें जाना पड़ेगा। इसलिए सीड को, हमारा उत्पादन का हमारा फोकस होता है कि उसको क्वालिटी और वैरायटी वाली सीड दें, एक ही जैसा ना दें। कई बार किसानों का, जैसे अब आप एक ज़रूर है कि हम जो देने की हमारी वो है, एक तो हमारा अब देखेंगे कि हमारा मेला लगता है साल भर जी। में 2 बार मेला लगता है, मेले के द्वारा देते हैं। दूसरा हमारा एटिक यहाँ पर सेंटर है, उसके द्वारा देते हैं। और दूसरा हम डायरेक्ट भी हम अपनी ओर से देते हैं। और यहाँ पर टीडीसी आपका है, तराई डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, उसको, उनके द्वारा भी हम किसानों तक सीड पहुँचाते हैं। ये एक और है कि अभी आईसीआर के द्वारा अब विभिन्न जैसे संस्थान बन चुके हैं। जैसे गेहूं की हम बात करते हैं तो IIWVR जो एक वो है, गेहूं अनुसंधान संस्थान वहाँ पर करनाल में बन चुका है। ऐसे ही वो भी अपनी ओर से, हम उनके साथ भी मिल के काम करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम उनके साथ, हमारे वैज्ञानिक उनके वैज्ञानिक मिल के आपस में काम करते हैं। कुछ चीज़ें हम उनका यहाँ पर करते हैं, कुछ वो हमारी चीज़ें वहाँ पर करते हैं। तो जो ये जो वैरायटी निकलती है तो हम बोलते हैं पंतनगर किन्नी, वो क्या होता है, ये आईसीआर अपने आप इसको टेकअप करता है, क्योंकि ये आईसीआर इंस्टीट्यूट हमारे बीच में, उनके बीच में हुआ है। तो आईसीआर हमें सपोर्ट कर रही है, पैसा आईसीआर का होता है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा चल रहे हैं, आईसीआर के जी। द्वारा चल रहे हैं, और उनके यहाँ से फंडिंग होती है। तो जब हमारा उनसे एमओयू साइन होता है तो बोलते हैं कि दोनों जो डेवलप करेंगे वैरायटी, तो पंतनगर का भी उसका योगदान है। जो आईसीआर में वैरायटी डेवलप हो रही है उसमें पंतनगर का भी योगदान है, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में। चाहे वो दलहन में आप ले लो, जैसे आप उसके बाद तिलहन में ले लो आप, उसके बाद जैसे आप सब्जियों में ले लो, तो वैरायटी जो डेवलप हो रही है हो रही है। और जैसे आपने धान की बात है, धान का एक भुवनेश्वर में इनका इंस्टीट्यूट खुला है, उसका जो है राइस का इंस्टीट्यूट, तो उनके साथ में हमारा भी उनके साथ में काम चलता है। तो ये पंतनगर, ये पूरा पंतनगर पूरा देश का विश्वविद्यालय है। उत्तराखंड का तो है ही भाई, उत्तराखंड का तो अब इसका अब रोल बड़ा स्पेसिफिक हो गया है उत्तराखंड के लिए, लेकिन अभी भी हमारी सोच होती है कि हम देश के लिए है। तो पूरे देश का भी हमारे वो है। और आपने देखा होगा, जैसे हमने पिछले साल 10 वैरायटी हमने दलहन में निकाली है, और आपको ये जानकर बड़ा खुशी होगी कि उसमें से 3 वैरायटी हमारी जो रिलीज की गई है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
तो ये पन्नगर का अकेले आप देखो ना 3 वैरायटी हमारी उससे है। टोटल वैरायटी जो तलन जो है उन्होंने जो रिलीज़ की वो 27 की थी, लगभग 27, 19 और फिर उसके बाद में फिर की थी जो 27 के लगभग की थी। उसमें से 19 में से पहली हमारी अकेले हमारी यूनिवर्सिटी की 3 वैरायटी है। तो चल रहा है इसमें और भी हम ब्रेक थ्रू हमारे उसमें हम लोग कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जैसे मेरा बैकग्राउंड रहा है क्लोनिंग का जी। है, एनिमल जो क्लोनिंग का, और आपने जो करनाल में आपने देखा होगा कि करीब हमने 27 भैंसें बनाई हैं क्लोन के और जो 16 लीटर के लगभग दूध दे रही है। तो हमने मेल भी सांड भी बनाए हैं ताकि उनका सीमन इस्तेमाल में आएगा और किसानों के द्वार पर जाएगा जिसमें दुधारू पशु हमारे बनेंगे और दुधारू। हमने पिछले साल ही फिर हमने गंगा जो एक गिर गाय का भी क्लोन हम लोगों ने बना दिया। तो ये तकनीकी विकसित की गई है, टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये आपको और भी जानकर खुशी होगी कि अब इसको देखते हुए हमने यहाँ पर भी बद्री गाय जो हमारी है, जो उत्तराखंड की गाय है और जिसमें ये माना जाता है कि उसके दूध में और घी में बड़ा ख़ासियत है। दूध में ख़ासियत ये है कि उसमें एक कंजुगेटिव लिनोलेनिक एसिड होता है जो पाया जाता है, जो हमारे लिए बड़ा हितकारी है। तो उसको हम लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि जो गाय 2 ढाई किलो दूध देती है हर दिन, उसको हम 4 से 5 किलो दूध बना दें उसका। तो क्लोनिंग में यहाँ पर बद्री गाय पर हम लोगों ने क्लोनिंग शुरू कर दी है। और बद्री गाय का सर जो घी होता है वो भी काफ़ी महंगा जाता काफ़ी है। महँगा जाता है। आप दिल्ली में बद्री गाय में दिल्ली में घी इसका को है 4500 रुपये से 5000 5,000 रुपये रुपये। किलो आपको और मिलता भी नहीं है। जी। तो बड़ी डिमांड है इसका। तो अगर दूध बढ़ेगा तो घी भी बढ़ेगा, घी बढ़ेगा तो किसानों के जेब में पैसा आएगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी तो हमारा किसान मतलब एक प्रॉस्पेरस बनेगा, समृद्ध बनेगा। तो ये सोच पर हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। ये अभी हाल ही में हमारे क्लोनिंग की तकनीकी को जानते हुए यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग वेटनरी और मेडिसिन यूनिवर्सिटी है जी। वहाँ पर जो हमारे सेंट पीटर्सबर्ग में जो रशिया में, वो हमारे साथ में एमओयू किया उन्होंने। वो चाहते हैं ये तकनीकी जो हमने सरल तकनीकी विकसित की है उनके साथ में शेयरिंग हो। उनके पास जो तकनीकी है वो हमें देंगे, तो ये आदान प्रदान। तो इससे क्या होगा कि वर्ल्ड वाइड जो है ना हमारा विदेशों में भी इसकी पहचान और ज़्यादा बनी है कि क्लोनिंग में विश्वविद्यालय काम कर रहा है। एनडीआरए के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। एनडीआरए में जो मेरी वहाँ टीम थी उनको भी लेकर मैंने जोड़ा है और पिछले ही महीने में हमने 10 जानवरों के अंदर हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए। तो ये खासियत जो है कि विश्वविद्यालय आगे चल रहा है। इसी ढंग से हमने कई एक्रिप के जितने भी हमारे जो है सेंटर है उस पर काम चल रहा है। एक्रिप के कई 3 सेंटर में पिछले साल हमें अवार्ड मिले हैं, बेस्ट एक्रिप सेंटर अवार्ड। तो विश्वविद्यालय तो लगा हुआ है और इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें हमारे राज्यपाल महोदय ने और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमें बार-बार कहा है कि आप एडवांस एरिया पे काम करो, जिसमें हम क्या मिलेट पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे हनी पर हम काम कर रहे हैं। हनी पर हम लोग चाहते हैं क्रांति ले आएँ पूरे उसमें, पूरे जो इसका जो शहद की क्रांति पूरे उत्तराखंड में हो। उसके अलावा हम जो है इसमें सेमीकंडक्टर पर काम कर रहे हैं, चिप डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा जितने भी जैसे हैं कि जैसे हम एरोमा पर हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्टार्ट हो गया। जैसे हम हेम्प पर काम कर रहे हैं, जो हमारा जो जो वैसे जो इंडस्ट्रियल जो है भांग है उस पर जी। हम लोग उसका काम कर रहे हैं। और बाकी जैसे जितने मत्स्य पालन पर हम लोगों का है कि भाई किसानों के लिए हम बीज पैदा करें, मत्स्य बीज अच्छे। ट्रॉट हमारा एक हमारी वैरायटी है जो उत्तराखंड की जो हिल में बहते हुए पानी में होता है ट्राउट फिश। हिल स्ट्रीम में वो वाटर फिश है, उसका बड़ा स्वादिष्ट होता है। मार्केट में उसकी वैल्यू अगर दिल्ली में आप देखें तो 700-800 रुपये किलो है। तो आप ये देखो कि जो दिल्ली में बाकी मछली जो है 150 रुपये किलो है, वो 700 रुपये किलो है। तो कम से कम जो है कि 6 गुना उसकी अधिक वो कीमत है। तो हम इस दिशा पे हम लोगों का जोर है। तो जहाँ तक ये है कि किसानों का देखो, हम ये मानते हैं कि किसानों से हम कंधे से कंधा मिलाकर हम काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी पहाड़ों में कृषि विज्ञान के उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। पहले कृषि विज्ञान केंद्र जब मैं आया था तो तब तक केवल हम
क्रॉप को उसको देखते थे और बाकी कुछ नहीं। अब हर कृषि विज्ञान केंद्र में आपको लगेगा वहाँ पर पोल्ट्री भी है, मतलब मुर्गियाँ भी हैं, वहाँ पर गाय भी हैं, वहाँ पर बकरियाँ भी हैं, वहाँ पर मशरूम पर भी काम हो रहा है। तो सब चीज़ें हर कृषि विज्ञान केंद्र में हो रहा है। मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल फार्मिंग पूरा सिस्टम हर हम कृषि कर रहे विज्ञान हैं, केंद्र कर में रहे हैं। है। तो ये हर कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाकर देखेंगे। और जो खासतौर से जैसे काशीपुर का कृषि विज्ञान केंद्र जी। है, हरिद्वार का है या देहरादून का है, वहाँ तो हमने अब ये काशीपुर और हरिद्वार में मत्स्य पालन भी शुरू कर दिया। तो किसान आकर देखेगा कि कैसे मॉडल उनके सामने है, कैसे हम उसकी आमदनी कर सकते हैं, कैसे उसके खेत में जाकर भी हम ये काम कर सकते हैं। तो ये हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और मैं यही है कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग आगे बढ़ रही है। जी। आप ये विश्वविद्यालय में आज की डेट में भी आप देखें कि आईसीएआर में अगर कोई बोलते हैं कि कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, तो पंतनगर का नाम पहले आता है। सर, जब मैं इंटर के बाद बीएससी एग्रीकल्चर करना था, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं पंतनगर में पढूं, लेकिन नहीं पढ़ पाया, या फिर कहिए कि हम लोगों के यहाँ यूपी कैडेट होता है उत्तर प्रदेश में, तो उसके माध्यम से फिर हम लोग पढ़ाई किए। और सर, जैसे जो इस क्षेत्र में जब हम वैरायटियों की बात करते हैं, जब हम प्रजातियों की बात करते हैं, तो कुछ किसानों का ये कहना है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय एक काफ़ी साल पहले पंत 4 धान की वैरायटी डेवलप किया था, और उसके बाद से अभी तक उस तरह की वैरायटी नहीं आई जो नेशनल लेवल पे एक ख्याति प्राप्त करे। और जो अभी लेटेस्ट में हम लोग देखें कि आप लोग जौ की 1106 वैरायटी डेवलप किए, जिसके लिए 64वां जो गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का जो कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, उसमें सम्मानित भी किया गया है यूनिवर्सिटी को उस वैरायटी के लिए, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में जौ की क्रांति आए और वो वैरायटी एक प्रमुख भूमिका निभाए। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो क्या वजह है कि वो जो इतना गैप है, जो पंत 4 वैरायटी से लेकर और 1106 तक? नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि हमने वैरायटी में हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि अब धीरे-धीरे जैसे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ में हम मिल के सहयोग करते हैं। जी। पहले ये होता था कि केवल फोकस हमारा पंतनगर विश्वविद्यालय होता था कि भाई यही करना है। अब ये है कि जैसे धान की आप बात करते हैं, तो हमारा धान का जो इंस्टीट्यूट है, जो आईसीएआर का इंस्टीट्यूट है, उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं हम। और उसमें वैरायटी हम जो है ज़रूर पूरे देश के लिए डेवलप कर रहे हैं। आप वहाँ से आईसीएआर से जो वैरायटी रिलीज़ होती है, हमारा भी योगदान उसमें होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जैसे जब से हमने उत्तराखंड बनाया, तो हमारा फोकस को ये ज़रूर है कि हमारा लगभग जो 70-80% क्षेत्र तो हमारा पहाड़ी है। जी। और पहाड़ी क्षेत्र की ओर से हमें भी एक होता है कि हम वो वैरायटी डेवलप करें जो पहाड़ के काम ज़्यादा आए हैं। और नेचुरली बाकी जगह और किसी विश्वविद्यालय हैं, वो अपने लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो स्टेट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट माना जाता है एग्रीकल्चर, जी, जी। वो राज्य का जो सब्जेक्ट माना जाता है। तो हर राज्य अपने लिए कार्य कर रहा है, अपने किसानों के डिमांड के मुताबिक, अपने वहाँ पर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसके हिसाब से करता है। क्लाइमेट जोन के हिसाब से ही है। तो हमारे यहाँ भी जैसे हम लोग ये है कि अभी जैसे जौ की बात की, क्योंकि हमने फोकस किया कि जौ की वैरायटी पहाड़ों के लिए बहुत उपयोगी है। एक तो जौ का जो अब रुझान बढ़ा है, जैसे मिलेट की ओर सबका खान पीन चेंज जी। हुआ है। अब जौ की रोटी आदमी ज़्यादा एकदम पसंद करने लग गया है, बजाय धान की रोटी, न गेहूं की रोटी या धान खाने से। तो मिलेट पर हम लोगों का फोकस हुआ है, तो इसलिए हमारा डायरेक्शन थोड़ा चेंज हुआ है। मिलेट की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इसी के तहत हमने जो जौ की वैरायटी हमने डेवलप की है। किसान के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मक्का की वैरायटी हमने डेवलप की है, उसके लिए, उसके फॉडर के लिए, चारा के लिए। क्योंकि धीरे-धीरे करके आप ये मान के चलें कि जो आगे फ्यूचर है, जो ऑर्गेनिक चारा है, जैसे जैविक चारा है, जी। जो किसानों का अगर जैविक दूध आपने उत्पादन करना है, या जैविक पशु से हम कोई पदार्थ आपने उत्पाद लेने हैं, तो ऑर्गेनिक चारा पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें हमने ऑर्गेनिक जैविक हमने जो है उसका भी जो वैरायटी हम लोगों ने डेवलप की है, जिसमें मक्का की वैरायटी है। तो अब ये फोकस थोड़ा-सा चेंज हुआ है, और धान और गेहूँ पर हम ज़्यादा फोकस, पूरे देश का भी चेंज हो रहा है। आप देखो कि कैश क्रॉप में हम लोग जा रहे हैं।
उसके अलावा हम मक्का पर जा रहे हैं। मक्का जैसे हम इसी क्षेत्र में आप उधम सिंह नगर में देखिए, तो हम किसानों को बार-बार एनकरेज कर रहे हैं कि जो समर धान आप लगाते थे, जो गर्मियों का धान लगाते थे, उसको छोड़ के मक्के में जाइए। हम लोगों ने चाहा है और वो पूरे इस समय जो है प्रदेश ने भी मक्के को धान को मक्के से रिप्लेस करने की बात कही है। और इस समय उन्होंने कहा भी है कि आप जो है समर धान न लगाओ। देखिए, अगर धान और गेहूँ से हमें हट के हमें इन क्रॉप में जाने की बहुत ज़रूरत है। और किसानों को हम बार-बार आह्वान भी कर रहे हैं, उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि आप अपने जैसे यहाँ पर आप जैसे कैश क्रॉप में है, ब्रोकली लगाइए। आप उसमें जैसे आप जो वो फलों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जी। फल वो जो हमारा जो हॉर्टिकल्चर पर ज़्यादा ध्यान हो। और आपने देखा होगा उससे सिनेरियो बिल्कुल चेंज हुआ है। सर अभी जब हम काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर वाले एरिये में थे, तो वहाँ पे हम लोग देखे कि ज़्यादातर किसान अब उनका रुझान जो है बागवानी की तरफ कहीं न कहीं जा रहा है। और अभी कल परसों की उत्तराखंड की हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे और उसमें शायद गवर्नमेंट ड्रैगन फ्रूट पे 80% सब्सिडी दे रही है कि धान, गेहूँ को हम लोग रिप्लेस बिल्कुल। करें बागवानी पे, वो चाहे अमरूद की हो, लीची की हो, आम की हो या फिर ड्रैगन फ्रूट की हो। देखो, ड्रैगन फ्रूट का हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने शोध उसमें वो कर लिया और हम चाहते हैं कि ऐसी वैरायटी निकले जो जो एक 2 टाइप की वैरायटी आपने देखा होगा। एक के अंदर काट कर आप रेडनेस जी। आप देखेंगे और एक के अंदर आपको थोड़ा व्हाइट लगता है। वाइट। तो जैसे हमने देखा कि लोगों का रुझान एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट पर ज़्यादा रहा है और हो रहा है। और तो उसमें हम उस वैरायटी को ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं कि जो रेड है। और उसमें आपने देखा होगा उसमें भी एक ऐसी वैरायटी है कि जिसमें मतलब खाने में बहुत टेस्ट नहीं है, थोड़ा हल्का-सा मीठा है। एक वैरायटी हम ला रहे हैं उसको जो रिसर्च करें जो मिठास उसमें हो। इसके अलावा हमने ड्रैगन फ्रूट पर हम पूरा स्टेट गवर्नमेंट को मदद कर रहे हैं और उसकी वैरायटी हम लेके आएँगे। आप देखोगे अगले 3 साल में ये ऐसी वैरायटी हम ले आएँगे कि जो उत्तराखंड के लोअर एरिया में वो वैरायटी बड़ी अच्छे ढंग से हो। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें कम पानी चाहिए। जी। ड्राई एरिया में जो सेमी सैंडी लैंड में भी हो जाता है, जिसमें थोड़ा-सा खुरदरा-सा जो है ज़मीन है उसमें भी हो जाता है वो। इसके साथ-साथ हमने अभी पंतनगर में स्टार्ट कर दिया नींबू की वैरायटी। देखो, आपने देखा होगा कि नींबू में सबसे बड़ी अब जो दिक्कतें आ रही हैं कि कई बार किसान भाई हमें बोलते हैं कि जंगली जानवर उनके खेतों में आ रहे हैं, खेत का नुकसान कर रहे हैं। तो आप ऐसी चीज़ें हम वो करें कि ऐसे जैसे हॉर्टिकल्चर में वैरायटी लाएँ कि जिसको वो जंगली जानवर उसको छुए ना। तो उसी दिशा में लगातार हम लोग भी काम कर रहे हैं और हमने भी क्या है कीवी की आप देखो पिथौरागढ़ में कीवी आ गया है, अल्मोड़ा में कीवी आ गया। कीवी की वैरायटी हम लोग में सहयोग कर रहे हैं, उसमें किसानों को सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि कीवी का जो फल है उसको बंदर नहीं खाते और नहीं तो बंदरों का नुकसान बंदर जो है नुकसान करते हैं उसको भी, हमारे जो है उसको फल को भी। सेब में हम लोगों ने काफ़ी जो काम करना शुरू किया, आपने देखा होगा सेब पर भी बड़ा हुआ है। जी। जो हमारी जो माल्टा है, किन्नू है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो नींबू ऐसा है कि नींबू की वैरायटी अगर नींबू कोई नहीं वो करेगा, नींबू की ज़्यादा से ज़्यादा नींबू हम यहाँ से पैदावार हम कर सकते हैं। एक नींबू की खासियत और है कि वो कम जो उसमें पानी में बढ़िया हो जाता है। एक प्लांट अगर छोटा-सा है, तो उसमें क्विंटल के आस-पास नींबू निकल जाते हैं और उसको हम सीधे एक सबसे बड़ी खूबी हमारे पास अब और हो गई है कि कहीं न कहीं बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है ऑर्गेनिक है, बिल्कुल। जैविक है। अब वहाँ पर अगर काम नीचे आप अगर आज़ाद मंडी में आप पूछेंगे ये नींबू साहब पिथौरागढ़ से आया हुआ उत्तराखंड के, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। ये आलू पिथौरागढ़ से है, कोसियारी वो मुनस्यारी से है या आपका वो अल्मोड़ा से है या वहाँ पर धनोल्टी से है या उत्तरकाशी से, उसके आलू की आपको पता है पहाड़ी आलू। तो हमारा भी अब इस दिशा में ज़्यादा वो है। हम पहाड़ी आलू के लिए हम यहाँ पर अभी उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि हम एक वहाँ पर सीड जो है विकसित करें, वो सैंपल वगैरह यहाँ पर सैंपलिंग करें, हम प्लांटिंग मटेरियल यहाँ जनरेट करें ताकि वो उत्तराखंड में फैले। ड्रैगन फ्रूट में भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, सेबों में तो सेब में चल रहा, अब उत्तराखंड का सेब अब अलग से उभर के आ रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ सर्वेश जी एक और है कि
हम वो जो हिमाचल से एडवांटेज ले सकते हैं सेब में। हिमाचल में जब सेब तैयार होता है उससे 15 दिन पहले हमारे यहाँ तैयार हो जाता है। तो 15 दिन हम उसको लोड करके, और दिल्ली हमारा पास में है, मार्केटिंग अच्छी हो सकती मार्केटिंग अच्छी, तो 15 दिन पहले हम पूरा यहाँ से सेब उत्पादन करके दिल्ली पहुँच जाएंगे। अब दिल्ली पहुँच जाएंगे, वहाँ आज़ादपुर मंडी में हम छा जाएंगे जब तक हिमाचल का सेब आता है। 15 दिन बाद हिमाचल का सेब आएगा, क्योंकि 15 दिन पहले तैयार इसलिए होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर पहले बढ़ता है, तो ये हम टेम्परेचर का फ़ायदा उठा लें। तो मैं बार बार अपने किसानों से, अपने लोगों से, केवीके के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर मैं बोलता हूँ कि भैया ये सब चीज़ें किसानों को बताओ। हमारे जो मेला होता है उसमें भी हम उसको बार बार किसान गोष्ठी करते हैं, उनमें बताते हैं कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। आप बार बार बोलते हैं कि नई नई जो वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं, नई नई जो तकनीकियाँ हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा या अन्य जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा विकसित की गई है उसको अपनाएं, ताकि आप पैदावार बढ़ाएंगे। क्वालिटी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। अब क्वालिटी पर हम जैसे क्वालिटी हम जो है उसकी बात कर रहे हैं, आलू की बात कर रहे हैं, क्वालिटी सेब की बात कर रहे हैं हम, क्वालिटी हम किन्नू की बात कर रहे हैं हम, क्वालिटी हम जो है ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि रेड क्वालिटी का हो, मिठास उसके अंदर हो, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं ताकि इसमें हम आगे बढ़ें। और बागवानी में आप देखेंगे आज से 5 साल बाद उत्तराखंड बागवानी में आगे निकल जाएगा, देखेंगे हिमाचल से आगे निकलने वाला। मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत आसान लगता है हम लोगों को सुनना कि ये नई वैरायटी आ गई, लेकिन उस वैरायटी को डेवलप करने में 10 साल, 12 साल, 14 साल लग जाते हैं। और सर की यूनिवर्सिटी, सर की जो टीम अभी 1109 पंत जो जौ है उसकी जो वैरायटी डेवलप की है, तो उसमें वैज्ञानिकों की 12 साल की मेहनत थी और 12 साल के बाद उसको डेवलप किया गया। सर जैसे ही वो वैरायटी आई तो लोग ये कहने लगे कि जौ में अब क्रांति आने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि इस वैरायटी के बाद अब जौ में भी क्रांति आने वाली है? आएगी, बिल्कुल ठीक कहना उनका, क्योंकि जो जब वैरायटी जो नई वो की है उसमें तो तभी जाके वो विकसित हुई है, और इसकी वजह से जौ में क्रांति आएगी। और मेरा ये मानना है कि हम अब हमारा फोकस है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका सीड उपलब्ध कराएं। जी भाई बीज मिलेगा तो तभी तो क्रांति आएगी, तो फोकस हमारा उस हिसाब से है। उसके अलावा हम अभी भी लगे हुए हैं बाकी जो है उसमें जो वैरायटी में। देखो एक चीज़ तो ये, जैसे आपने कहा कि मेहनत बहुत लगती है, जी इसमें बिल्कुल। सबकी मेहनत है, पूरी टीम वर्क पर काम होता है। इसमें सरकार से भी लगातार सहयोग मिलता है तभी बात होती है। और सहयोग हमारे उत्तराखंड सरकार से तो लगातार सहयोग हमें मिल रहा है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस ये है कि हमें और ज़्यादा थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। हम और ज़्यादा अपने आप को जो थोड़ा सा तकनीकियाँ को विकसित करने में जो हमारे इनपुट आने चाहिए उस पर हम ध्यान दें। जो रिसर्च में हमें और फोकस करना है उस पर हम ध्यान दें। और लगातार मैं आपको कह रहा हूँ कि ये विश्वविद्यालय अभी क्यूएस रैंकिंग की आपने 2009 की 209 की बात की, अगले साल ये 200 के अंदर आ जाएगी, अगले और उसके अगले साल ये विश्वविद्यालय अगले 5 साल में विश्व में 100 रैंकिंग के अंदर आने वाला है। मैं आपकी उसको मैं अपने जो हमारी टीम है उसको देखते हुए मैं आपको ज़रूर इसको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ज़रूर होने वाला है। सर इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से कि निश्चित रूप से हम लोग भी अच्छा लगेगा कि हमारे देश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग के अंडर 100 के अंदर है। सर कृषि विज्ञान देश भर में 3-4 किसान मेले बहुत फेमस हैं। एक पूसा किसान मेला, एक पीएयू लुधियाना का किसान मेला और एक पंतनगर का किसान मेला। और देश भर के जो किसान होते हैं उन्हें इंतजार होता है साल में 2 बार। जैसे पूसा किसान मेला साल में 1 बार होता है, लेकिन जो पंतनगर किसान मेला होता है साल में 2 बार होता है। और दोनों बार काफ़ी सारे फार्मर्स हमसे पूछते हैं कि डेट आई क्या ना पंतनगर किसान मेले की, कब की पंतनगर किसान मेला है, क्योंकि यहाँ पे सीड उपलब्ध कराया जाता है किसानों को, काफ़ी सारे स्टॉल्स होते हैं। लेकिन सर पिछले 3 सालों से लगातार मैं आ रहा हूँ, जो मैं देखा कि हम लोग देखते हैं कि एक ही तरह की दुकानें या एक ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं या एक ही कंपनियों के स्टॉल्स होते हैं। क्या वजह है कि वही लोग होते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि क्षेत्र के अनुसार आप लोग चयन करते हो? तो इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि जब लगातार हम लोग देखते हैं हम लोगों को होता है कि कुछ नया हम इंस्टीट्यूट से ही ला पाते हैं
या इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों का इंटरव्यू कि आपके यहाँ क्या हुआ है नया, लेकिन जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन वाली जो बात आती है तो उसमें हम लोगों को नयापन नहीं दिखता है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो ये क्या हो गया कि जैसे मैंने कहा कि ये स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे है, तो जो नॉर्दर्न पार्ट के जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट के जितने भी हमारे वो किसान हैं, और या वहाँ पर जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, इसमें जो उद्योग हैं, जो कृषि उद्योग हैं, जी। वो अपने स्टॉल यहीं लगाते हैं। और पहले क्या था कि पहले दूर दूर से आते थे, अब ये हो गया कि वहाँ भी कृषि मेला वहाँ पर भी शुरू हो गया है। और कुछ जैसे वो जो जो उधर के पार्ट के हैं, जैसे मध्य प्रदेश है या उस साइड में है, या वेस्ट बंगाल है, या महाराष्ट्र है, तो उनका कई बार वो लोग केवल दिल्ली तक ही सीमित रखते हैं। आप IRI में जो किसान मेला होता है वहीं आते हैं। ये ज़रूर है कि जो हमारे हमारे एक तो जो विश्वविद्यालय के जो स्टॉल लगते हैं, उसमें नई नई तकनीकी अगर कोई हमने पैदा की है तो उसको दिखाते जी। हैं। उसके साथ साथ जो हमारे इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, देखो एक चीज़ है कि एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी ये है कि अभी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा फोकस हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हमने एग्रीकल्चर को केवल किसानों तक सीमित रखने की हम बात करते हैं। जबकि एग्रीकल्चर को अगर हम ये कहें कि भाई ये जैसे नए नए अप्लायंसेज हैं, नए नए उसके हथियार बनाने हैं, नए नए मैकेनाइजेशन उसमें होना चाहिए, नई नई चीज़ों का होना चाहिए। और इसमें जो है जो कंपनी आती है वो अपने आप में इस्टेब्लिश कंपनी है, तो पहले ही अपना होल्ड लगाते कि हमें यहाँ जगह दे दो, हमें जगह दे दो। तो इस साल अभी जैसे आप देखते हैं कि मैंने देखा है कि इस साल 557 नहीं 575 स्टॉल लगे हैं। पिछले साल मैंने देखा है 503 लगे। उससे पहले साल जब मैं आया था उसमें 460 थे। तो इसका मतलब ये है कि बढ़ोतरी तो हो रही है। जी। और उसका सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास ये है कि जगह भी कम है, क्योंकि जो जहाँ वो चाहते हैं कि हमें ये मेन केंद्र में ही हमारा लगे स्टॉल, हम बोलते हैं थोड़ा बाहर लेकर भी करें तो वो कई बार उसमें नहीं होता किसान। ये आपका ठीक है ना कि हम नए नए हम कोशिश है कि हमारे दूर दराज के भी हमारे जी। जितने भी इंडस्ट्रीज वाले हैं वो यहाँ आए। और इस बार का जो मेला भी मार्च में होने वाला है, तो मार्च में अभी मेरे ख्याल से वो 13, 14, 15, 16 के आसपास वो मेला है। आप जरा देख लीजिए, उसको कंफर्म कर लीजिए। तो ये मार्च में किसान भाई तैयार रहें। हमारी कोशिश रहेगी कि नया कुछ देने की, और हम पूरा इस दिशा में कार्यरत हैं। और दूर दूर से भी हम लाएंगे कि स्टॉल लाएंगे। जहाँ तक आपने सेल्फ जो हेल्प ग्रुप की बात की या FPOs की बात जी। की, वो उसमें भी हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। देखो एक चीज़ है कि अब जो पहले आपने देखा होगा, जो मैंने 3 साल पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उनके FPOs बन गए। जी। अब जो इसका मतलब बड़े हैं, तो नए और हुए हैं, शुरू हुए हैं, तो दोनों लग के फिर आगे हम होंगे। मेरे हिसाब से इसमें भी बढ़ोतरी होगी और अच्छे नए नए लोग भी जुड़ेंगे हमारे साथ। जी। सर, हर ICAR इंस्टीट्यूट में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चलते हैं। आपके यहाँ भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। उनमें जो इस समय की अगर हम बात करें कि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जब हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की, या फिर वाटर रिसाइकलिंग की, प्लास्टिक रिसाइकलिंग की, तो आपके यहाँ एक प्रोजेक्ट था री वाटर का था, रिसाइकलिंग का या रिसाइकलिंग वाटर सिस्टम कंजर्वेशन का। का था। तो वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो ये जो प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं, इससे कितना लॉस होता है या फिर क्या वजहें होती हैं? क्योंकि देखिए, जो बाहर से देख रहे लोग होते हैं उन्हें तो लगता है कि यूनिवर्सिटी ये प्रोजेक्ट बंद कर दी, पता नहीं किस वजह से बंद कर दी, लेकिन इंटरनल आप लोग बता सकते हैं कि क्या वजहें होती हैं, क्या कठिनाइयाँ आती नहीं, हैं? क्या होता है कि प्रोजेक्ट जो भी चलते हैं उनका एक मैंडेट होता है। देखो उसमें ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट जैसे कोई 3 साल के लिए चलता है, कोई 5 साल के लिए चलता है, कोई लाइफ लॉन्ग चलता है, ये भी होता है। जैसे वो शॉर्ट प्रोजेक्ट जो आते हैं 5 साल के लिए आए, 5 साल में हमें कहा जाता है कि हम इसके लिए तकनीकी विकसित कर दो। तो हमने प्रोजेक्ट का तकनीकी विकसित करके हम क्या करते हैं, उसको कि जो प्रोजेक्ट देने वाली हमारी जो संस्था है उसको रिपोर्ट भेज देते हैं, और जो किसान तक पहुंच सकता है या जो इंडस्ट्री तक पहुंच सकता है उसको हम दे देते हैं। जी। तो अब हमारा काम ये होता है, ये थोड़ा कि लगातार हम एक ही उस पर करें। जैसे तकनीकी दे दी, अब उसके बाद प्रोजेक्ट वो वहाँ पर वो ख़त्म हो गया, अब उसी से बढ़ते हुए आगे प्रोजेक्ट ले लेते हैं या बड़ा जो प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो जो टारगेट अगर मीट आउट हो गया तो उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये यहाँ पर होता है। जैसे अब दूसरे कुछ ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट हमारे पास कि ये था हमारा शॉर्ट प्रोजेक्ट जो आपने बात की, जिस प्रोजेक्ट की वाटर जी। का यूज़ का, उसका कंजर्वेशन या रिसाइकलिंग, ये सब चीज़ों पर हमारे वो है।
लेकिन इसके अलावा जो कुछ ऐसे है कि जो हमेशा विश्वविद्यालय के साथ चलते हैं, जैसे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। जी। जैसे अभी आप ये देखिएगा कि जैसे जिसमें है, जैसे धान में है, गेहूँ में है, दलहन में है, तिलहन में, या इनमें जो जितने भी हमारी है, या हमारे वो जो है मौन पालन में है, ये प्रोजेक्ट हमेशा कंटिन्यू चलते रहते हैं। एंटोमोलॉजी के जैसे हैं, इस टाइप के प्रोजेक्ट हैं। तो ये हर 5 साल में आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये बंद नहीं होते। तो उसमें लगता है कि ये तो चल रहा है, वो बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, बंद, उसका टारगेट मीट आउट हो गया तो ये जब इसके भी टारगेट मीट आउट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, फिर ये शायद फिर उसमें ICAR भी बोलेगे इसको और दूसरे ढंग से हम इसको लेते हैं, आगे एडवांस करते हैं। हमारे यहाँ अभी हमारे यहाँ जैसे पोल्ट्री का प्रोजेक्ट नहीं था, पोल्ट्री में हमारा बैकयार्ड पोल्ट्री का नहीं था, हम नया लेके आए हैं। हमारे यहाँ साहिवाल का संवर्धन का हमारे यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, उसको अवार्ड भी मिला है। हमारे यहाँ बद्री पर जैसे क्लोनिंग पर हम जो है नया प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारे पास भैंस के कंजर्वेशन, भैंस पर भी नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो इस टाइप के नए जैसे इस टाइप के प्रोजेक्ट है। इसी ढंग से जैसे क्रॉप साइंस में हमारे पास पुराने प्रोजेक्ट बहुत चल रहे हैं, एक्रिप में चल रहे हैं, और फिशरीज में जैसे हमारे हो रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये इस हिसाब से प्रोजेक्ट तो चलते रहेंगे। हमारा काम है कि तकनीकी विकसित करके किसानों तक या उद्योग तक पहुंचाना, उसके बाद उनका काम है उसको आगे फैलाना। जैसे जीरो सीड ड्रिल की आप लोग जी तकनीक हाँ, विकसित तो किए और तकनीक उसके विकसित बाद बस उसके बाद हमने चल रहा देखा, है वो। अब हर बार हम उस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि तकनीकी विकसित कर दिए, प्रोटोटाइप डेवलप करके तकनीकी विकसित कर दिए। जैसे ड्रोन में हमने कर दिया, अब ड्रोन में उसको हम रिफाइनमेंट कर रहे हैं। ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी हम लोगों ने डेवलप की है। हम चाहते हैं अब इस साल हमारा ड्रोन में हम चाहते हैं, हमें माननीय हमारे जो कुलाधिपति हैं, राज्यपाल जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ड्रोन में आप आगे काम करें। तो ड्रोन का हमारा एक सेंटर बन रहा है जिसमें हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये भी हम इस टाइप का जैसे आगे जो है बढ़ के काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय लगातार इस हिसाब से नई नई तकनीकियाँ विकसित करेगा, और ताकि जो है कि जो हमारा जो हमें एक जो निर्देश दिया गया है कि कृषि के द्वारा हमारी इकोनॉमी आगे बढ़नी है, कृषि के द्वारा हमने और विकास करना है, और पूरे देश को हमने जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है बराबर आह्वान है कि 2047 में हम देश को विकसित भारत बनाने वाले हैं, और ज़रूर बनेगा विकसित भारत। तो जो इस समय हमारे पास लीडरशिप है, जो चाहे वो स्टेट में लीडरशिप हो, चाहे वो सेंटर में लीडरशिप हो, और जिस हिसाब से सबका हमें सहयोग और एक टाइप का आशीर्वाद मिल रहा है हमें, तो विश्वविद्यालय आगे काम करेगा, किसानों की आमदनी और ज़्यादा बढ़ाएगा। खासतौर से उत्तराखंड के जो किसान, जो हमारे गरीब किसान हैं, उनके द्वार द्वार तक पहुंचेगा। उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनके लिए तकनीकियां हैं, जो उनके हर में क्षेत्र में, जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर हो, चाहे हमारा मौन पालन की हम बात कर रहे हैं, बागवानी की बात कर रहे हैं, हम जैसे एरोमा की बात कर रहे हैं हम उसमें, और जैसे हम उसके अलावा जैसे ये जो है जो ये दूसरे जो है जैसे मशरूम की हम बात कर रहे हैं, डेयरी की हम बात कर रहे हैं, पशुपालन की हम बात कर रहे हैं, पोल्ट्री में हम बात कर रहे हैं, सब में हम योगदान देंगे, और ताकि उत्तराखंड का किसान या पूरे देश का किसान जो है समृद्ध बने, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, फ्यूचर में आप लोग और किस तरह के प्लान्स या वैरायटी लेके आने वाले हैं, और किस तरह के रिसर्च आपके यहाँ अभी चल रहा है? जैसे मैंने कहा बार बार, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें डायरेक्शन दिए गए कि हमने देखो सेमीकंडक्टर पर हमने काम करना है, और कर रहे हैं, हमने काम शुरू कर दिया है। हम काम कर रहे हैं मशरूम की खेती पर, कर रहे हैं मौन पालन पर, हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो वहाँ पर जैसे एरिया स्पेसिफिक लोकलाइज, जैसे उत्तरकाशी में क्या होना चाहिए, मुंशियारी में क्या होना चाहिए, मुंशियारी का जो वहाँ का जो प्रोड्यूस है, जो जीआई वहाँ का प्रोड्यूस है, वो जीआई टैग और ज़्यादा बढ़ाएं हम वहाँ पर। जो और मुंशियारी में आलू कैसे होने चाहिए, हम ये, और ये जो आपके जितने भी जैसे पिथौरागढ़ हो गया, उसके अलावा जैसे खटीमा हो गया, हमारे पास उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार में कैसे काम होना चाहिए, देहरादून की जो वैरायटी है हमारी, वहाँ पर कैसे काम होना चाहिए।
हम आम के जो है बगीचे हैं, हम अमरूद के बगीचे हैं, हम अखरोट में कैसे काम होना चाहिए, क्योंकि अखरोट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम उसके अलावा जो है, इसके अलावा जो जैक फ्रूट जो हमारा है उस पर, जो कटहल को भी हम आगे बढ़ाएं, इस सब दिशा में हमारा काम हो रहा है। हम नई नई तकनीकियाँ विकसित करेंगे और आने वाले सालों में आप देखोगे कई तकनीकियाँ हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित होकर किसानों तक पहुंचने वाली है। जी सर, चलते चलते हम लोगों का भी एक निवेदन है कि जिस तरह से धान की आप लोग वैरायटी विकसित किए वो देश भर में फैली, जैसे IARI 11-21 डेवलप किया, 1692 विकसित किया। हम लोग चाहते हैं इसी तरह की आप भी आने वाले समय में वैरायटी लेके आएँ, क्योंकि अब एक लंबा समय हो गया है कि जब लोगों को लगने लगा है कि अब पंतनगर काम उस तरह से नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जैसे आप बताए कि ये स्टेट का मैटर है और अलग अलग स्टेट में भी यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं। तो इस वजह से भी, क्योंकि जब केवल एक ही ऑप्शन था हमारे पास कि पंतनगर है, तो यहीं से वैरायटी निकलती थी, अब हर जोन के हिसाब से वैरायटियाँ निकलती हैं। लेकिन सर, हम लोगों का निवेदन है कि एक ऐसी वैरायटी आने वाले समय में, एक नहीं और भी वैरायटियाँ आएँ, कई वैरायटी जो हमारे उत्तर भारत के लिए, जो मैदानी क्षेत्र है या जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के लिए वो वैरायटियाँ हों और लोगों को लगे कि जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो एक्चुअल में पहला आज भी है। देखो, एक सर्वेश जी, बड़ी उम्मीदें हैं इस विश्वविद्यालय से। मैं बार बार अपने वैज्ञानिकों को भी बोलता हूँ, अपने प्रोफेसर लोगों को बोलता हूँ, विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि सबकी उम्मीदें, बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे विश्वविद्यालय से। और जो आपका कहना है कि ज़रूर ऐसा है कि यहाँ से और वैरायटी आप निकले, और मैं एक नहीं, दो नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर साल कम से कम 3-3, 4-4 वैरायटी यहाँ से निकले। उस दिशा में हम लोग ज़रूर काम कर रहे हैं। मिलेट पर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। मिलेट की वैरायटी निकालनी बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए, ताकि यहाँ पर यह है कि मिलेट का और ज़्यादा हो। और मिलेट में हम ये चाह रहे हैं कि हम अभी हमने हाल ही में मिलेट पर जो जितने हमारे जो फौज है, जो आर्मी वाले हैं, उनके साथ में MOU किया हमने। उनके लिए मिलेट में हम पैलेटेबल टाइप का ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं कि जो मतलब वो खुशी खुशी खाएं। तो इसमें हमारा काम हम लोगों ने शुरू किया। तो इसी ढंग से वैरायटी करेंगे, कई क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ, और मैं तो खुद वैज्ञानिक रहा हूँ और वैज्ञानिक हूँ भी। तो मैं अपने उनको बोलता हूँ, इसमें नया क्या, इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, इसमें किसान को क्या फ़ायदा होने वाला है, उसमें इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होने वाला है, उसमें स्टेक होल्डर है उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, उसमें देश को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें हमारा रुझान है, पूरा हमारा फोकस है इसमें। और आप ये चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि अगले 3-4 सालों में हम और नया कुछ देने जाएंगे ज़रूर। हमारे जो उम्मीदें हमसे पूरे देश ने की हैं, उस पर हम जो है खरे उतरेंगे और ज़रूर ऐसी विकसित करेंगे वैरायटी जो हमारे पूरे देश के लिए बड़ा लाभदायक हो, किसानों की लाभदायक हो और उनकी आमदनी बढ़े। तो ये हमारे साथ पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के मुखिया या कहें कि कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान सर थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से और बेबाकी से चीज़ों को बताया। और कई बार होता है कि जब हम कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो कमियों के हैं या यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट हैं, लेकिन सर ने उनका भी जवाब बहुत बेबाकी से दिया कि किस तरह से क्या वजह है कि प्रोजेक्ट बंद हो जा रहे हैं, या क्या प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि प्रोजेक्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, कहीं से फंडेड होता है, और वो जब अचीव कर लिया जाता है तो फिर वो प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसके बारे में भी सर ने विस्तार से बताया। आने वाले समय में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और भी विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ लाएगा, देश भर के किसानों को पहुँचाएगा, जो उत्तराखंड के किसान हैं उन्हें पहुँचाएगा। सर, आप हम लोगों के साथ जुड़े और इतनी शालीनता से हमारे सारे सवालों का आप जवाब दिए, किसानों को इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी, और आपके पूरे चैनल को मेरी ओर से धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क।
तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।